हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय डेली न्यूज शो में। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार भारत आए हुए थे और भारत आने के बाद उन्होंने सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करी। उनका ये पहला भारत दौरा था दोस्तों। डॉक्टर एस जयशंकर से उन्होंने हर मुद्दों पर बात करी और साथ ही आर्थिक, रणनीतिक, राजनीतिक, सामरिक इन सभी मुद्दों पर उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर से बात की। और बात करने के दौरान उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर से भारत के लिए उन्होंने एक ऐसी बात कह दी और वो भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर, जिसे सुनकर हर भारतीय बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर को ये कहा कि भारत एक सुपर पावर देश है और इज़राइल जो है वो भारत के साथ हमेशा दोस्ती कायम रखना चाहता है और भारत में निवेश करते रहना चाहता है, क्योंकि उसे भारत पर पूरा भरोसा है और भारत ने भी आज तक इज़राइल का भरोसा नहीं तोड़ा है। दरअसल बात ऐसी है कि इज़राइल बहुत सारे देशों से अपनी दोस्ती कायम रखना चाहता है, लेकिन गाज़ा में जो इज़राइल ने हमला किया था, उसके बाद से बहुत सारे जो देश हैं वो इज़राइल से किनारा कर रहे हैं। भारत ने भी इस बात की कंडेम की थी, लेकिन इस मुद्दे पर भारत ने जो भी कहा वो बहुत ही नपे-तुले अंदाज में कहा। दूसरी बात ये है कि जब विदेश मंत्री गिदोन सार ने भारत के लिए ये कहा कि भारत एक सुपर पावर देश है, तो उनके इस बयान को सुनकर भारत को तो खैर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से 2 मिनट तक जो कहा, उसे सुनकर भारत में हलचल मच गई और दुनिया के जितने भी देश हैं, खासकर जो भारत के भले की नहीं सोचते, उन देशों में तो बहुत ही ज़्यादा खलबली मच गई दोस्तों। देखिए उन्होंने क्या कहा। You, Minister Dr. Jaishankar, for the warm hospitality. Thank you. We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. We remember that he was the first world leader to call Prime Minister Netanyahu after Hamas October 7 massacre, and we won't forget it. Minister, I believe that India is the future. I told you that. India is the world's largest democracy and the fastest growing economy. India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. Our nations already shares a warm friendship. Our goal is to build a long-term strategic partnership between Israel and India. Your Excellency, radical terror is a mutual threat to Israel and India. We strongly condemn the horrific terror attack in Pahalgam. In the Middle East, Israel faces a unique phenomenon which I call terror states. The radical terror states of Hamas in Gaza, Hezbollah in Lebanon, and Houthis in Yemen have established themselves over the past decades. Uprooting them is necessary for the security and stability of our region. The eradication of Hamas terror state is at heart of President Trump's plan. Hamas must be disarmed. Gaza must be demilitarized. We will not compromise on it. Minister, I believe that the future for regional partnerships is bright. Israel supports regional connectivity projects such as I2U2 and IMEC. We want to promote connectivity between South Asia, West Asia, and Europe. I want to finish by thanking you, dear Minister, for your friendship. I look forward to our discussions today. पिछले 5 सालों के दौरान इजराइल ने भारत को 2 बार से ज़्यादा सुपर पावर बता दिया है और इसके बाद फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भी भारत को सुपर पावर कहा है। फिनलैंड और इजराइल का जो नज़रिया है भारत के प्रति, उनके इस नज़रिया का भारत बहुत ही सम्मान करता है, लेकिन यूएस, पाकिस्तान और चाइना को फिनलैंड और इजराइल की ये बातें अच्छी नहीं लगी होंगी। वो इसलिए क्योंकि चाइना, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान ये सभी देश नहीं चाहते हैं कि भारत किसी दिन सुपर पावर बने। वो इसलिए क्योंकि चाइना खुद सुपर पावर बनना चाहता है और उसने खुद का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है।
चाइना एक ऐसा देश है जो कि यूएस पर डिपेंड नहीं है। ना ही वो गूगल यूज़ करता है, ना ही वो व्हाट्सएप यूज़ करता है और ना ही वो चैट जीपीटी यूज़ करता है दोस्तों। ये सभी प्लेटफ़ॉर्म्स चाइना ने अपने देश के लिए खुद बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तो बिल्कुल ही भारत का भला नहीं चाहता है। हालाँकि पाकिस्तान भारत के लिए जो भी चाहे उससे भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत सुपर पावर बने। अब रही बात तुर्की की, तो तुर्की जो है वो खुद पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ का खलीफा बनना चाहता है। अभी देखिए इज़राइल के विदेश मंत्री भारत में आए हुए थे, लेकिन उसी समय तुर्की में 7 इस्लामिक देशों की मीटिंग हो रही थी और वो भी इज़राइल के खिलाफ। और आप सभी ये जानते हैं दोस्तों कि तुर्की कभी भी भारत का साथ नहीं देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान का ही साथ दिया था, जबकि भारत ने उसके पहले तुर्की का कितना हेल्प किया था, ये सारी दुनिया जानती है। अब बात करते हैं सऊदी अरब और कतर की। तो सऊदी अरब और कतर के पास पैसों की या डॉलर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए एक क्राइटेरिया पूरा करना होता है। उस क्राइटेरिया को तो भारत भी पूरा नहीं कर सका है दोस्तों। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया में आखिर कितने सुपर पावर देश हैं? तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जो कि सुपर पावर है और वो है अमेरिका। उसके पास वो सब कुछ है जो अमेरिका को सुपर पावर बनाती है। अगर बात करें रशिया की, तो रशिया सुपर पावर नहीं है, ना ही चाइना सुपर पावर है और ना ही भारत सुपर पावर है। बात करें यूरोपीय यूनियन की, तो देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि यूरोपीय यूनियन जैसा साफ-सुथरा और अच्छा देश कहीं नहीं हो सकता, लेकिन एक्चुअली में कहा जाए तो वो भी सुपर पावर नहीं है। ये सभी देश जो हैं वो पोटेंशियल सुपर पावर हैं। अब किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए क्या चाहिए? जो भी देश सुपर पावर बनना चाहता है, सबसे पहले तो उस देश की करेंसी स्ट्रांग होनी चाहिए। उस देश की जो करेंसी है, वो पूरे ग्लोबल लेवल पर स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी कि सपोज़ कि जैसे अभी अमेरिका सुपर पावर है और डॉलर का डोमिनेंस पूरी दुनिया में है, उसी तरह से अगर भारत सुपर पावर बनना चाहता है, तो भारत को रुपए का डोमिनेंस पूरी दुनिया में बनाना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर भारत 20 से 30% देशों तक अगर पहुंच जाता है, वहाँ पे अगर भारत अपनी करेंसी में चीज़ों को खरीदता है, अपने ही करेंसी में और देशों से ट्रेड अगर करता है, तो वो सुपर पावर के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन भारत ने इस ओर एक कदम बढ़ाया है। भारत का जो यूपीआई है, वो लगभग दुनिया के हर देश यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो कि यूज़ नहीं कर रहे हैं, मगर बहुत सारे देश जो हैं, वो भारत के यूपीआई को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है रुपए को पूरी दुनिया में डोमिनेंस बनाने की। दूसरी बात कि भारत को कल्चरल सॉफ्ट पावर में भी स्ट्रांग होना होगा, जो कि नहीं है। कल्चरल सॉफ्ट पावर से मेरा मतलब ये है कि आपने बॉलीवुड की भी फ़िल्में देखी होंगी और हॉलीवुड की भी फ़िल्में देखी होंगी दोस्तों, और दोनों में कितना अंतर है, वो आपको साफ-साफ देखने से समझ में आता होगा। बॉलीवुड में जिस तरह की मूवीज़ बनती हैं, वो ज़्यादातर प्यार-मोहब्बत पर बेस्ड रहती हैं। लेकिन हॉलीवुड में जो भी फ़िल्में बनती हैं, वो साइंस पर बेस्ड रहती हैं दोस्तों। सीजीआई इफ़ेक्ट और मोशन ग्राफ़िक्स तो कूट-कूट कर भरे रहते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो कि हॉलीवुड फ़िल्में यूज़ करती हैं, लेकिन बॉलीवुड की फ़िल्मों में भी इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है, लेकिन जिस लेवल पे हॉलीवुड यूज़ करता है, उस लेवल पे बॉलीवुड ने आज तक नहीं यूज़ किया है। दूसरी तरफ हॉलीवुड जो एनिमेशन फ़िल्म्स बनाती हैं भारत में, अभी तक उस लेवल की तो कोई फ़िल्म बनी ही नहीं है। जापान, कोरिया, इन सभी की जो फ़िल्में होती हैं, उसे पूरी दुनिया देखती है। हॉलीवुड की फ़िल्में भी पूरी दुनिया देखती हैं, लेकिन बॉलीवुड की फ़िल्मों को पूरी दुनिया नहीं देखती। अगर बात की जाए हमारे डीडी नेशनल की, तो वो भी अभी तक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म नहीं बन सका है। यानी कि यूँ कहें कि दुनिया में भारत का मीडिया डोमिनेंस भी नहीं है। इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। हालाँकि भारत की जो मिलिट्री है, भारत की जो आर्मी है, चाहे वो नेवी रहे, एयर फ़ोर्स रहे या इंडियन आर्मी रहे, वो सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और पूरे वर्ल्ड में वो बहुत अच्छे रैंक पर आती हैं। लेकिन फिर भी भारत अपने आर्मी को दूसरे देश में नहीं भेज सकता, और ना ही भारत की आर्मी दूसरे देश में जाकर कोई ऑपरेशन कर सकता है दोस्तों। हालाँकि भारत इंडियन आर्मी
इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को उस लेवल पर बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और उस ओर काम भी कर रहा है भारत। पीएम मोदी इस ओर बहुत अच्छे से ध्यान दिए हुए हैं दोस्तों। वो समय अब दूर नहीं कि भारत अब दूसरे देशों में भी जाकर ऑपरेशंस करेगा, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा-सा टाइम है, वक़्त है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और किसी भी सुपर पावर कंट्री के पास ये न्यूक्लियर पावर होता है, जो कि भारत के पास भी है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की। भारत एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहा है और भारत की जो स्पीड है वो और देशों की तुलना में अच्छी है। लेकिन अभी तो भारत एआई के लिए दूसरे देश पर डिपेंड है, लेकिन अब वो समय दूर नहीं जब भारत का खुद का एआई होगा, क्योंकि इस पर काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। रही बात स्पेस टेक्नोलॉजी की, तो इसमें भारत और देशों की तुलना में सबसे आगे है, यानी पूरी दुनिया में सबसे आगे स्पेस टेक्नोलॉजी है भारत का। इसके लिए हम सभी को इसरो को थैंक्स कहना होगा दोस्तों। किसी भी देश को सुपर पावर कंट्री बनने के लिए डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्टैंड का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर G20 की बात करें तो G20 में भारत अपना इन्फ्लुएंस रखता है, लेकिन अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो भारत का अभी तक वहां परमानेंट सीट नहीं है और भारत को यूएन में परमानेंट सीट कब मिलेगी ये कोई नहीं जानता दोस्तों। इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए इंडिया की जो जीडीपी है उसे पूरे वर्ल्ड लेवल में टॉप 3 पे होना चाहिए। मल्टीनेशनल कोऑपरेशन होने चाहिए। अमेरिका के पास तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, स्पेसएक्स ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों, और ये ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अपने प्रोडक्ट्स को पूरे वर्ल्ड वाइड में सेल करती है, बिज़नेस करती है इन सभी प्रोडक्ट्स का। लेकिन भारत ने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट की तरह ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बनाया है जिसे पूरे वर्ल्ड में उसकी डिमांड हो पाए। दुनिया के लगभग बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है कि 2047 तक भारत सुपर पावर बन सकता है। लेकिन रही बात इज़राइल की, तो इज़राइल की दोस्ती और इज़राइल के संबंध यूएस से तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल अमेरिका के रिश्ते इज़राइल के साथ थोड़े से गड़बड़ हुए हैं, थोड़े से बिगड़े हैं और इज़राइल ये बहुत अच्छी तरह से समझता है कि आने वाले 20 सालों में भारत एक सुपर पावर बन सकता है, इसलिए वो भारत के साथ रहना चाहता है दोस्तों। वो अपने संबंध को भारत के साथ बढ़िया बनाकर रखना चाहता है। इसलिए अभी तो इज़राइल के फॉरेन मिनिस्टर का आना हुआ है, लेकिन दिसंबर में इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी आ सकते हैं दोस्तों। 6 साल में पहली बार ऐसा होगा जब बेंजामिन नेतन्याहू भारत आएँगे, क्योंकि 2019 से वो लगातार भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजहों से उनका भारत आना नहीं हो पा रहा। वहीं आने वाले साल में इज़राइल के रक्षा मंत्री भी आएँगे और इसके बाद इज़राइल के राष्ट्रपति भी भारत आएँगे दोस्तों। यानी कि इज़राइल के जितने भी शीर्ष स्तर के नेता हैं वो सभी भारत आएँगे। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ज़रूर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।